इंटरव्यू टॉक शो में, जिसका नाम है एक्स्ट्राऑर्डिनरी टॉक। और उसका जो पहला गेस्ट है उनका नाम है मिस्टर सलज कुमार, जिनको मैं काफ़ी दिनों से जानता हूँ। बहुत अच्छे मित्र हैं और काफ़ी एक डेडिकेटेड बंदे हैं और काफ़ी मतलब अपने फील्ड में काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहे हैं और उनका विज़न काफ़ी बड़ा है, जिनको सुन करके आप भी मतलब इंस्पायर हो सकते हैं, हम भी इंस्पायर होते हैं। तो आपको उसके बारे में भी जानने का मौका मिलेगा और जानते हैं उनके बारे में कि मतलब क्या इनको इतना डिफरेंट बनाता है और उनके लाइफ से हम क्या क्या चीज़ सीख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं सलज कुमार से। हाय सलज। हाय। कैसे हैं? बिल्कुल बिल्कुल मस्त है। सबसे पहले आप हमारे ऑडियंस को बताइए, अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए ताकि वो जान सके। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम सलज कुमार है और मैं बात करूं तो क्वालिफ़िकेशन मेरा बीटेक है मैकेनिकल इंजीनियर में। काफ़ी दिनों से हम दोनों फ्रेंड हैं। चलिए आगे कन्वर्सेशन में बताएंगे डीप में कि मेरा क्या है, क्या बैकग्राउंड है, कैसे आगे मैं ग्रो कर रहा हूँ। तो सलज कुमार, आपसे मतलब बेसिक नॉर्मली थोड़ा सा आपके लाइफ के बारे में डीप में जानने का कोशिश करूँगा। तो उसमें जो मतलब सबसे पहला क्वेश्चन ये जानना चाहता हूँ आपसे बारे में, जैसे कि मैं आपको बहुत दिनों से जान रहा हूँ, तो मतलब पहले आप इंजीनियरिंग किए हैं, उसके बाद फिर किसी और सेक्टर में गए। तो ये जानना चाहता हूँ कि उसका रीज़न क्या था कि पहले आप कुछ समय के लिए नहीं, काफ़ी अच्छे समय के लिए एक मेजर आपका पोर्शन आप लाइफ का आप इंजीनियरिंग सेक्टर में दिए। उसके बाद कुछ हुआ, अचानक कुछ ऐसा चीज़ हुआ जिसके कारण आप एक नया सेल्स एंड मार्केटिंग सेक्टर में गए। तो उसका क्या रीज़न था और आप क्यों गए, और या फिर लोगों को क्या उससे क्या सीख लेना चाहिए और क्या वो लोग को भी जानना चाहिए, वो थोड़ा सा डिटेल में बताने का कोशिश कीजिएगा ऑडियंस को। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जैसा कि आपको पता है कि मैंने बीटेक किया है, 4 साल बीटेक में लगाया, उसके बाद काफ़ी दिन तैयारी किया, फिर मैं सेल्स एंड मार्केटिंग में। स्टार्टिंग से मैं बताता हूँ कि जब मेरा जन्म हुआ तो 5 साल की उम्र में थे, तो मेरे घर में फाइनेंस का प्रॉब्लम हमेशा देखा जाता था, इकोनॉमी प्रॉब्लम। कोई भी दिन ऐसा नहीं हुआ जैसा लगता था कि परेशानी है, कोई भी मंथ ऐसा नहीं हुआ था कि मार्केट जाएं और खुल के खर्च करने की आज़ादी मिले। एक विज़न आया उस समय से कि थोड़ा बड़ा आदमी बनना है। तो बड़ा आदमी कैसे बनेंगे? तो उस समय जब हम देखते थे ऊपर आसमान की तरफ ना, तो एरोप्लेन नज़र आता था, जिसको जहाज़ भी गाँव में बोलते थे लोग। अब विचार आया कि उसको उड़ाने वाला बहुत बड़ा आदमी हो सकता है, क्योंकि उसमें मेरे लिए मतलब असंभव फील होता था कि एरोप्लेन पे कैसे बैठता है, कैसे उड़ता है। तो हमें लगा कि हमको पायलट बनना है। फिर कुछ गांव में कुछ फैमिली वाले लोग बोले कि डॉक्टर बहुत अच्छा पोस्ट होता है, जो डॉक्टर बन जाओ ना तो कमाल हो जाएगा, उसके बाद पूरे दुनिया में लोग तुम्हें पूछने लगेंगे। हम पता नहीं, हमें कोई आइडिया नहीं, हमारा 7-8 साल का उस समय एज हुआ था। मेरे मन में एक थॉट आ गया कि हमको डॉक्टर बनना है। तो हमको लगा चलो डॉक्टर बनेंगे। फैमिली वाले उसमें बोलने लगे थे कि तो कोई भी एनिमल्स या कोई कीड़े मकोड़े मरते हैं उसको चीड़ फाड़ करो, ऐसा सजेशन देते थे। अच्छा। लेकिन हुआ क्या कि जैसे ही 10th पास हुए उसके बाद मन में एक विचार आया कि कुछ अर्निंग के लिए जाया जाए, क्योंकि फैमिली काफ़ी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। तो हमने एक पंजाब में एक कॉलेज है SLIT करके, अच्छा, संत लॉन्गवाल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। अच्छा। उसका मैंने डिप्लोमा का एग्ज़ाम दिया। अच्छा। और ऑल इंडिया रैंक 52 आया था मेरा। हम काफ़ी खुश हुए और मेरी फैमिली भी काफ़ी खुश हुई। लेकिन उस समय मेरे फैमिली को ये पता चल गया इस बंदे में पोटेंशियल है, तो फैमिली ने स्पॉन्सरिंग करके हमको IIT का कोचिंग करवाया। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो ये डिप्लोमा वाला तो 10th के बाद ही एग्ज़ाम दिया? हाँ बिल्कुल। तो हमको 12th का कोचिंग उन्होंने करवाया और पटना में हमने कोचिंग किया, जो बिहार की राजधानी बोली जाती है। और उसके बाद मैंने एक वेस्ट बंगाल में इंजीनियरिंग सेक्टर का कॉलेज है, वहाँ एडमिशन लिया। और एडमिशन लेने के बाद 4 साल उसमें बिताया। और इंजीनियरिंग सेक्टर में 4 साल बिताने के बाद इस चीज़ पे हम पहुँचे कि हम डिसीजन लेने में सक्षम हो गए वो 4 साल में कि हमको आगे करना क्या है। अच्छा। तो पहले हम डाइवर्ट हो रहे थे ये हाँ। उस समय एक विज़न आ गया कि हमको ना बड़ा आदमी बनना है, जो कि पहले ही विज़न था बड़ा आदमी बनने का, बड़ा आदमी बनना है। और फिर बड़ा आदमी बने तो बने कैसे? तो कुछ हम सोचे कि कुछ सेक्टर का जॉब निकालते हैं और एक अच्छा कैपिटल बनाने का मेरा फोर्स था कि कोई जॉब, जैसे गेट के थ्रू कोई जॉब निकाले तो एक अच्छा कैपिटल बना लेंगे, फिर कोई बिजनेस शुरू करेंगे। उसी बीच में हमको आयुर्वेदा का एक प्रोडक्ट, तो हमें लीवर में इन्फेक्शन हो गया था। तो समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, कैसे सिचुएशन हो गई थी कि हम बच पाएंगे कि नहीं। और उसमें आयुर्वेदा प्रोडक्ट ने हमें रिजल्ट दिया और वो बोल सकते हैं मेरे लाइफ का किक मिल गया। मेरा लाइफ का पंच पॉइंट था कि अब मिल गया सलज मौका बिजनेस शुरू करने का।
अच्छा। और इस सेक्टर में बिजनेस शुरू किया और उस दिन से हमने पीछे नहीं देखा और आज हमने लगातार 2.5 साल हो गए मेरे उस सेक्टर में और आज उसी को कर रहा हूँ, मैं उस बिज़नेस को कर रहा हूँ। मतलब आपको लगा कि मतलब कुछ ऐसा आपका जेन्युइन प्रॉब्लम था बहुत ज़्यादा जिससे आप परेशान थे और वो आप प्रॉब्लम कोई सेक्टर आपको सॉल्व किया तो लगा कि दूसरे लोगों को भी इसका ज़रूरत होगा, बिल्कुल, तो हमको वो चीज़ सर्व करना चाहिए, तो उसके लिए आप ये चीज़ें रहे। तो जैसा कि मैं आपको बहुत सालों से जानता हूँ, बहुत सालों से मतलब डीपली जानता हूँ, तो उससे मतलब जैसा आप मतलब आप मेरा अनुभव रहा आपके साथ, तो आपका जो विज़न है जिस तरह का हमको जानने को मिला या फिर आपसे भी मतलब सुने हैं, तो आपका एम था कि हमको बिजनेस करना है लाइफ में। तो ये ऐसा क्यों था, क्यों बिजनेस करना था या फिर जॉब क्यों नहीं करना था, और फिर या फिर इंजीनियरिंग का जो सेक्टर था उसमें जॉब करके उसमें भी अच्छा खासा एक मुकाम पाया जा सकता था, बट उसको छोड़ करके आप इस सेक्टर में क्यों आए, उसका रीज़न क्या था, बिजनेस सेक्टर में क्यों आए? देखिए सबसे बड़ा जो स्ट्रॉन्ग रीज़न था, जैसा मैंने पिछला का डिस्कशन में बताया कि बड़ा आदमी बनना था, तो बहुत कम लोग ऐसे थे, या बोल सकते हैं अपने फैमिली में, अपने सोसाइटी में हमने ऐसा लोगों को नहीं देखा था कि जो जॉब करें और काफ़ी बड़ा नाम है। तो बहुत कम लोग थे, बहुत कम पोर्शन थे और हमें ऐसा फील ही नहीं हो रहा था कि हम जॉब करके बन पाएंगे उस लेवल पे। इसलिए मैंने ये बिज़नेस का सेक्टर स्टार्ट किया, सेल्स एंड मार्केटिंग का सेक्टर स्टार्ट किया। ऐसे भी हम लोग बचपन में बहुत सारा देखते हैं, जैसे अंबानी वगैरह ये सब सुनते हैं कि टाटा बनना है, अंबानी बनना है, क्योंकि वो लोग बड़ा आदमी हैं। तो वो देखें कि वो लोग भी बिजनेस सेक्टर से ही किया, तो लगा कि हम लोग को भी लगता है कि नहीं बिजनेस सेक्टर में ही करके कुछ बड़ा मुकाम हासिल किया जा सकता है। तो मतलब सलाह जैसा कि आप अभी बताएं, उससे हमको लगा कि आपका तो एक ये विजन था कि बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि जो भी बड़े लोग हुए हैं सारा बिज़नेस से स्टार्ट करके हुए हैं, बट आप बिज़नेस सेलेक्ट किए, लेकिन बिज़नेस में बहुत सारा सेक्टर होता है, लेकिन उसमें आप सेल्स एंड मार्केटिंग सेक्टर को क्यों चुने, उसका क्या रीज़न था, या फिर क्या उसका पॉसिबिलिटी है, या लोग को क्या क्या ऐसा मतलब अपॉर्चुनिटी मिल सकता है जो सेल्स एंड मार्केटिंग में आगे करियर बनाना चाहते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताएं ताकि उनको आइडिया लगे। चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और आजकल के यूथ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये क्वेश्चन का जवाब मिलना, क्योंकि देखिए जब हम कॉलेज में एडमिशन लिए थे फर्स्ट ईयर, तो जैसा आपको भी पता है कि मेरा ना हॉस्टल फार्मेसी में दिया गया था। हाँ। 1 साल हम फार्मेसी में रहे थे और वहाँ एक एम फार्म करने वाले एक बोल सकते सीनियर आए थे जो जिनका नाम आनंद झा था। वो चाईबासा झारखंड के रहने वाले थे। अच्छा। एक चीज़ मैंने उनसे सीखा कि कोई भी सेक्टर, कोई भी करियर इम्पॉर्टेंट या अच्छा तब होता है जब उसका अफेक्ट सोसाइटी पे सबसे ज़्यादा पड़े। और हमने देखा कि सेल्स एंड मार्केटिंग में हम कर रहे हैं और हम आयुर्वेदा प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, तो हम मैक्सिमम लोगों को हम टच कर रहे हैं और उन लोगों को टच कर रहे हैं और उनका हेल्थ हम सही कर पा रहे हैं। मतलब किसी ना किसी तरह हम सोसाइटी को फुलफ़िल कर रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करने में सक्षम। एकदम। हाँ। तो सोसाइटी के प्रॉब्लम अगर सॉल्व करेंगे तो आप जिस भी सेक्टर में है ना, वो सेक्टर का ग्रो काफ़ी तगड़ा होने वाला है और आप पूरी तरह वो फुलफ़िल कर रहे हैं कंडीशन नेचर का। हमारा आपका कंडीशन नहीं, नेचर का कंडीशन है कि सोसाइटी के लिए आप काम करेंगे तो आपकी डेवलपमेंट तगड़ा होगी। दूसरा, आजकल यूथ के लिए क्यों ये अपॉर्चुनिटी अच्छा है, ये पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ कि देखते होंगे जैकमा का एक स्टेटमेंट था कि आप लाइफ टाइम एक्शन नहीं ले सकते, लाइफ टाइम रिस्क नहीं ले सकते, लाइफ टाइम आप ट्रायल नहीं ले सकते। तो यूथ जो 20 से ऊपर हो गए या बोल सकते 25 से ऊपर हो गए ना, वो आसानी से ट्रायल ले सकते हैं। नॉर्मली जो मैं 2.5 साल में देख पाया कि जब आप सेल्स एंड मार्केटिंग में 2 से 3 साल करते हैं, उसके बाद जिस भी सेक्टर में आप जाते हैं, कोई अपना स्टार्टअप खोलते हैं, अपना बिजनेस खोलते हैं, उसके ग्रो काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है। तो हर यंगस्टर को मैं ये सजेस्ट करूँगा कि अगर 25 साल से एबव हो गए तो एक बार 2 से 3 साल के लिए ज़रूर करिए। आपका ग्रोथ है ना पहले के कंपेयर में 100 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा। ये मेरा वादा है आपसे। नहीं, बिल्कुल सही बोले। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अभी जो आप हाईलाइट किए, स्किल्स, मतलब इसके थ्रू आप बाय डिफ़ॉल्ट बहुत सारे ऐसे स्किल्स सीखेंगे जो आपको हर एक बिजनेस में, हर एक करियर में ही ज़रूरत पड़ता है। जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट आप सेल्स एंड मार्केटिंग, सेलिंग हर चीज़ हर पर्सन के लिए इम्पॉर्टेंट है। बोला जाता है जो सबसे टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट करियर है अभी का 21st सेंचुरी का, वो है सेल्स एंड दूसरा कम्युनिकेशन। ये दोनों चीज़ इसमें मिलेगा सेल्स एंड मार्केटिंग में। तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करना है और आपका जो भी मैसेज है, जो भी प्रोडक्ट है, उसको कैसे लोगों तक पहुंचाना है, उसका काफ़ी ज़्यादा आपको बेहतरीन आइडिया देगा। तो इसके लिए मतलब है। और दूसरा एक और चीज़ पे आप मतलब चाहूँगा कि मैं जैसा जानता हूँ सेल्स एंड मार्केटिंग, उसमें एक होता है पैसिव इनकम। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताने का कोशिश कीजिएगा। इसमें क्या ऐसा मतलब पैसिव इनकम के बारे में क्या पॉसिबिलिटी है इसका? फ़िलहाल जिस सेक्टर में मैं सेल्स एंड मार्केटिंग में काम कर रहा हूँ, मैं बोल सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में रन कर रहा हूँ। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 2021 का काफ़ी ज़्यादा बूमिंग इंडस्ट्री है। बोल सकते हैं 21st सेंचुरी का सबसे ज़्यादा बूमिंग इंडस्ट्री है। पैसिव सोर्स का मतलब मैं समझाता हूँ। पहले पैसिव सोर्स उसको बोलते हैं कि आप
करेंटली एक्ट या बोल सकते हैं एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट ना हो फिर भी आपको इनकम आए। तो सेल्स एंड मार्केटिंग जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री उसमें देखा गया है कि आप 3 से 5 साल या बोल सकते हैं 10 साल मैक्सिमम आप लेते हैं कि आप 5 to 10 ईयर तक इसमें इंगेज रह गए तो एक बहुत बड़ा नेटवर्क आपको बन जाता है। 10,000 50,000 लाखों लोग का बनता है, डिपेंड ऑन आपकी इफिशिएंसी, आप कितना टाइम काम करते हैं उस पर। जब नेटवर्क जैसे ही बन जाएगा तो उस नेटवर्क में कोई ना कोई ऐसे होंगे जो आपके लिए काम करेंगे। तो जब आप एक्टिवली नहीं भी पार्टिसिपेट होंगे तो वो आपके लिए काम कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ अर्निंग आपको मिलेगा। और ज़बरदस्त है इसमें, क्योंकि आपका जब नेटवर्क बन जाएगा ना तो आपकी अर्निंग की कोई लिमिट नहीं, आप पूरी वाइट में एक अच्छा इनकम ले सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है पैसिव इनकम का इसमें। और बिजनेस का जो सबसे मेन चीज़ है वो टीम है तभी बिजनेस है। आप अकेले कर रहे हैं तो वो बिजनेस उसको नहीं बोला जा सकता, वो मतलब नहीं हुआ, उस टाइप का बिजनेस नहीं है। और जितना भी बड़े बड़े लोग जो बड़े लेवल पे बिजनेस कर रहे हैं उनका बहुत बड़ा एक नेटवर्क है, बड़े लोग उनके लिए काम करते हैं तभी उतने बड़े लेवल पे पहुँचे हैं। तो ये एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है, एक ऐसा पॉसिबिलिटी है जिसमें बिना कोई आपको उस तरह का बिजनेस खड़ा किए बहुत ज़्यादा पैसा लगाए हुए आपको उस तरह का चीज़ आपको मिल सकता है कि आपके लिए उतना सारे लोग काम करें और उस फ्यूचर में भी उसका बहुत सारा बेनिफिट मिल सकता है। जैसे कि आप कुछ आगे बुक वगैरह लिखते हैं या फिर कुछ करते हैं तो वो सब भी आपके पास फॉलोअर्स है जो आपको मतलब वो सब चीज़ को आपका प्रोडक्ट वगैरह आपको ले सकते हैं, उनको सेल्स कर सकते हैं। एक बार आपका नेटवर्क बन गया, कोई भी बिजनेस रन करिए फास्ट ग्रोथ होगा, तगड़ा वाला ग्रोथ होगा। नहीं तो एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस की तरफ मूव करिएगा फिर उसका नेटवर्क बनाने में 3 साल का टाइम लग जाएगा। तो काफ़ी डिटेल में जान गए आपके मतलब करियर के बारे में, उसका क्या साइड इफ़ेक्ट था और या इसमें क्यों आना चाहिए लोगों को। अब जानते हैं आपका थोड़ा सा और पर्सनली चलते हैं। और जहाँ तक मतलब मैं काफ़ी सालों से 8 साल से आपको जान रहा हूँ, 2012 से हम लोग जब कॉलेज गए दुर्गापुर में वहाँ से, तो मैंने आपको देखा है कि बहुत बार क्या हर समय आपको देखा हूँ कि आपका टाइम के प्रति जो पंक्चुअलिटी है काफ़ी अच्छा है। मतलब हमेशा आप टाइम के प्रति पंक्चुअल रहते हैं। तो उसका रीज़न क्या है, मतलब क्यों ये मोटिवेशन आया, मतलब इसका रीज़न क्या था, क्या टर्निंग पॉइंट था और कैसे लोग उसके लिए पंक्चुअल हो सकते हैं टाइम के लिए? अच्छा क्वेश्चन है और ये मेरा फेवरेट है कि टाइम पे हम हमेशा रहता हूँ। एक स्टोरी से बताता हूँ। जब हम कराटे ज्वाइन किए थे फर्स्ट ईयर में नहीं कर पाए थे, सेकंड ईयर में जब हम कराटे ज्वाइन किए थे तो मेरे जो टॉप मोस्ट जो सेंसाई थे SM हुसैन सर, आपको भी पता होगा। शाम को क्या होता था कि जब बेल टेस्ट के बाद हम लोग ग्रुप में बैठते थे और कुछ ना कुछ स्टोरी शेयर करते थे। उन्होंने एक स्टोरी शेयर किया था और काफ़ी हमें दिल को छू गया। वो स्टोरी था, उनकी एक स्टूडेंट थी जो आती थी बार बार और बाकी स्टूडेंट का टाइम का कोई वैल्यू नहीं था। वो स्टूडेंट हमेशा टाइम पे आ जाती थी। अच्छा। उन्होंने बताया कि वो स्टूडेंट टाइम पे आने के वजह से उनको जॉब इजली मिल गया, उनके लाइफ में ग्रोथ काफ़ी तगड़ा हो गया। मतलब वो जो चाह रहे वो अचीव कर लिए। मतलब मेरे को वहाँ स्ट्राइक किया कि अगर टाइम पे आएंगे तो आपके करियर में ग्रोथ काफ़ी तगड़ा होने की संभावना है और दूसरे के प्रति आपका इमेज काफ़ी अच्छा बनेगा कि ये बंदा टाइम का पंक्चुअल है, टाइम पे आता है। क्योंकि टाइम एक ऐसा चीज़ है ना जो सबके पास लिमिटेड है। तो उस दिन से हमें स्ट्राइक किया, उस दिन से हमने मैक्सिमम कोशिश किया है जहाँ भी हमने अपॉइंटमेंट लिया है या दिया है तो हम टाइम पे पहुँचने का। और जैसे कि अक्षय कुमार का बहुत सारा इंटरव्यू देखा हूँ, उसमें उनका सबसे मेन चीज़ है उनका बोलते हैं कि हम एक्टिंग बहुत कुछ खास नहीं करते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी करते हैं, लेकिन उनका जो सबसे मेन पॉजिटिव चीज़ है जिसके वजह से डायरेक्टर्स उनको काम देते हैं, बोलते हैं कि हम अपना टाइम के पंक्चुअल हैं। जो मतलब जो बोला गया 11 बजे जाना है तो 11 बजे जाते थे अपने सेट पे और हमेशा जाते थे, मतलब कभी डिले नहीं करते थे। लेकिन बाकी सब एक्टर क्या होते थे, 11 बजे टाइम है 2 बजे पहुँच रहे हैं, 1 बजे पहुँच रहे हैं। तो उस तरह का मतलब वो एक अथॉरिटी बिल्ड करता है जिसके प्रति और डायरेक्टर उनको ट्रस्ट करते थे और उनको हमेशा कभी काम का कमी नहीं होता है। जो देखे होंगे कि आपको 1 साल में 4 मूवी कर पाते हैं। तो वो मतलब ये एक एग्जांपल है, एक बेनिफिट है आप टाइम पे मतलब पंक्चुअल होने का। तो कुछ ऐसा मतलब दीजिए जिससे लोगों को आइडिया लगे मतलब कैसे पंक्चुअल होना है टाइम पे, या कुछ टिप्स देने का कोशिश कीजिए कि लोग उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। देखिए, अगर आपका कोई टारगेट है या आपका कोई गोल है कि लाइफ में क्या करना है, उसी चीज़ को टाइम से रिलेट कर दीजिए। आप जस्ट ये सोचिए कि अगर हम 10 मिनट डिले हुए तो मेरे गोल अचीव करने में 1 साल डिले हो रहा है। आप कभी नहीं, फॉर एग्जांपल आपका पेरेंट्स बीमार है, आपका पेरेंट्स का तबीयत ख़राब है और वो 40 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। डॉक्टर का कॉल आया कि आप 1.5 घंटे में नहीं पहुँचेंगे, आपकी मदर की डेथ हो जाएगी। क्या करोगे आप? टाइम पे नहीं पहुँचोगे, एकदम पहुँचोगे। क्योंकि वहाँ रिलेट कर पाए हम गोल को कि मेरी मम्मी को बचाना है, मेरी मदर को बचाना, मेरी मदर को लाइफ सेव करना। तो आपके लाइफ में जो भी गोल है उसको रिलेट करिए
तब आप टाइम पे हमेशा पंक्चुअलिटी आ पाइएगा। अच्छा, नहीं बेसिकली बताएं कि मतलब टाइम क्यों सेव करना, पर्पस होना चाहिए। जब तक पर्पस बड़ा नहीं होगा आप टाइम सेव नहीं करेंगे, उसके लिए अवेयर नहीं हो पाएंगे। मतलब लाइफ में आपका एक कुछ गोल होना चाहिए। आपका गोल होगा कि नहीं अभी मतलब इतना समय में पूरा करना है, तो उसके लिए आप थोड़ा सा पंक्चुअल हो पाइएगा टाइम में। तो बेसिकली ये बोलना चाहते हैं कि आप लाइफ में कुछ गोल बनाएं जिससे आपका थोड़ा पंक्चुअल होंगे, अपने टाइम को वैल्यू देंगे। तो अब चलते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं आपसे सलज जी। जैसे आपको मैं देखा हूँ, मतलब एक और चीज़ जो ऑब्जर्व किया हूँ आप में ख़ास चीज़ है कि आप अच्छे एक डिसीजन टेकर है, काफ़ी फास्ट डिसीजन लेते हैं, और जो भी डिसीजन लेते हैं उसमें लंबे समय तक कंसिस्टेंट रहते हैं। और बोला जाता है कि ये दो चीज़ बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है किसी भी इंसान के सक्सेस में। तो ये जानना चाहता हूँ कि मतलब कैसे आप इतना फास्ट डिसीजन ले पाते हैं और कैसे उस पर कंसिस्टेंट रहते हैं, कैसे उसको मैनेज करते हैं कंसिस्टेंसी को। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, और बोल सकते हैं आज ज़माना ना फास्ट मूवर का है, फर्स्ट मूवर का नहीं। आज आप फास्ट मूव नहीं करिएगा तो लोग पीछे छोड़ देंगे आपको। तो डिसीजन लेना फास्ट बहुत ज़रूरी है। जैसे हमने सेल्स एंड मार्केटिंग में एज ए करियर बनाया, दो चीज़ हमें ज़्यादा स्ट्राइक की। एक तो हमारा हेल्थ इंप्रूव हो गया, और हम जैसे करोड़ों लोग हैं इंडिया में जो हेल्थ से परेशान हैं, अच्छा। हेल्थ से ग्रसित है, जिनको हम ठीक कर सकते हैं, पहला। दूसरा कि सोसाइटी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हुआ ये चीज़। अच्छा। और हमारे माइंड में स्ट्राइक किया कि सोसाइटी में बेनिफिशियल हो रहा है, इसका मतलब और कोई चीज़ करना ही नहीं है जब तक इसमें कुछ प्रॉब्लम ना आता। सोसाइटी के लिए बेनिफिट, यंगस्टर के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल, और यंगस्टर ठीक होंगे तो कंट्री का ग्रोथ होगा, और किसी भी सोसाइटी का, किसी भी एरिया का ग्रोथ होगा। तो इस वजह से मैंने डिसीजन फास्ट लिया, फिर इसको इम्प्लीमेंट किया अपने करियर में, अपने सोसाइटी में, अपने फैमिली में। अच्छा रिजल्ट मिला, मुझे फीडबैक काफ़ी तगड़ा मिला, अनबिलीवेबल। हमें विश्वास नहीं था कि प्रोडक्ट का रिजल्ट इस तरह मिलेंगे, और फिर उसको हमने आगे करते गया, कैरी फॉरवर्ड करते गया, हम कैरी ऑन करते गया, और आज अच्छा दिन प्रतिदिन काफ़ी ज़्यादा सफलता मिल रही है। तो पीछे मुड़ने का कोई चांस ही नहीं है। जब हम इम्प्लीमेंट किया, सफलता मिल रहा है, तो पीछे का कोई चांस ही नहीं। मतलब कि डायरेक्टली ये सोसाइटी को काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहा है, जिसके कारण आपको लगा कि नहीं इससे बेटर कोई काम नहीं हो सकता। और हेल्थ के बिना तो आदमी मतलब सब कुछ आपको मिल जाए, हेल्थ नहीं है तो सब बेकार है। तो हेल्थ भी दे रहा है और फिर वेल्थ भी दे रहा है, तो इससे बेटर क्या चीज़ हो सकता है। और उन लोगों को दे रहा है जो उस चीज़ के लिए कैपेबल नहीं है, उस तरह का लाइफ नॉर्मली पॉसिबल नहीं हो सकता है उस नॉर्मल एजुकेशन में, लेकिन उन लोगों को भी ये पॉसिबिलिटी दे रहा है, तो वो बड़ी बात है। बिल्कुल। आप देखिए, अगर आपका हेल्थ का इशू जाता है ना, तो आप हॉस्पिटल में जाते हैं जनरली, वहाँ आपका वेल्थ का भी लॉसेस होता है, आपका फाइनेंशियल लॉस होता है, आपका फिजिकल लॉस होता है, शरीर इंजोर हो जाता है ऑपरेशन होने पे, काफ़ी दिन के बाद बेड रेस्ट करना पड़ता है, और फैमिली भी इन्वॉल्व होते हैं कुछ। और ये सारी चीज़ों से इससे छुटकारा मिल सकता है। एक प्रोबेबिलिटी है कि आप वेलनेस की, आप ठीक रहते हुए भी वो दवा का सेवन करें तो वो हॉस्पिटल जाने से बच सकते हैं, और कुछ अर्निंग भी हो सकती है आपको। ये सबसे तगड़ा था, जिसके वजह से हमने इसको सेलेक्ट किया, और अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, काफ़ी ग्रोथ मिल रहा है हमें इसमें। और कुछ मतलब जैसे कोई भी आप, बहुत सारे लोग होते हैं करियर डिसाइड करते हैं ये करना वो करना, बट लोग कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं, सबसे बड़ा रीज़न। तो उसके लिए कुछ टिप्स देना चाहेंगे जो लोग मतलब कि कैसे कंसिस्टेंट रहें, कोई भी सेक्टर हो, कुछ भी हो, जो भी उनका डिसीजन है उस पर थोड़ा सा। देखिए, कंसिस्टेंसी का तो मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि कैसे पंक्चुअलिटी आए, उसी से मैं रिलेट करता हूँ कि कंसिस्टेंट आप क्यों रहेंगे। कोई तो एक कारण होना चाहिए। आप बताओ, एग्ज़ाम देने जाते हो तो एग्ज़ाम अगर 10 दिन का एग्ज़ाम है तो आप कंसिस्टेंट नहीं रहोगे 10 दिन, 9 दिन दे के छोड़ तो नहीं दोगे। तो किसी न किसी तरह आपका गोल या आपके प्रॉब्लम सोल्विंग से अगर रिलेट कर पाओगे तभी आप कंसिस्टेंट रह पाओगे, नहीं तो आपका कोई वैल्यू नहीं मिलेगा। वो क्यों कंसिस्टेंट रहें, वैल्यू ऐड करना चाहिए आपको। डेली खाना क्यों खाते हो, क्योंकि लाइफ सेव करना है हमें यार, ज़िंदगी बचाना है हमें। तो आप वैल्यू किसी तरह ऐड कर पाओगे तभी आप कंसिस्टेंट रह पाओगे, और मैं सोसाइटी में वैल्यू ऐड कर रहा था इसलिए मैं कंसिस्टेंट रहा। एक बहुत सही बात आप बोलें, जो हमको अभी रियलाइज़ हुआ एक चीज़ कि जैसे बोलें आपका एग्ज़ाम होता है 10 दिन के बाद होता है, तो आप कंसिस्टेंट रहते हैं। क्यों? क्योंकि आपके माइंड में रहता है कि 10 दिन में ये एग्ज़ाम है। इसी तरह लाइफ में आपका जब तक कोई गोल नहीं रहेगा ना, गोल होता है लोगों को कि हमको ये करना है, लेकिन उसका कुछ एग्जैक्ट गोल नहीं होता कि 10 दिन में हमको ये करना है, 15 दिन में ये करना है। अगर आपका वो गोल होगा कि मतलब जो भी बड़ा गोल है उसको छोटा छोटा गोल्स में डिवाइड करके उसको ले अपने माइंड के सामने रखें कि 10 दिन में हमको ये अचीव करना है, तब आपका अर्जेंसी बनेगा। और जब माइंड को अर्जेंसी मिलता है तब वो कंसिस्टेंट होता है, उस पर ध्यान देता है, उस पर फोकस्ड होता है। बहुत अच्छा पॉइंट बोले। और अब थोड़ा सा चलते हैं और कि मतलब व्यूअर के लिए कुछ मतलब सजेशन के लिए कि मतलब बोला जाए आपका जितना भी आपका लाइफ टाइम है काफ़ी अच्छा मतलब आप कर रहे हैं लाइफ में और इतना साल हो चुका है, तो कुछ ऐसा 2 इम्पॉर्टेंट सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लर्निंग जो आपको लाइफ से लगा, जो लोगों को जानना चाहिए या फिर आपको लगा इम्पॉर्टेंट है, वो क्या है? चलिए,
एक इसमें भी एक स्टोरी डालता हूँ, क्योंकि लोग स्टोरी से बहुत इजीली और बहुत जल्दी समझ जाते हैं। तो लास्ट ईयर जब मैं थाईलैंड गया था, थाईलैंड जब घूमने गया था, तो वहाँ एक सेशन अटेंड करने का मौका मिला एक वीडियो के माध्यम से। वहाँ एक चीज़ पूछा गया कि स्टीम देखते हैं, जब पानी बॉयल होता है तो देखते हैं क्या कंडीशंस होती है। पानी जब बॉयल होता है कितने डिग्री पे बॉयल होता है नॉर्मली? 100 डिग्री पे बॉयल होता है। अगर कुछ डिग्री और बढ़ा दिया जाए तो क्या होता है? फिर धीरे धीरे वेपोरेट होने लगे। एग्जैक्टली वेपोरेट होने लगता है, मतलब वो स्टीम में बनने लगता है। वहाँ वो पंचलाइन बोला ना कि आप लोग ना वहीं 2 से 4 डिग्री जो बढ़ाता है तो वेपोरेट करने पड़ता है, अपने करियर में वहीं 4 डिग्री एक्स्ट्रा लगाए हैं, जिस वजह से आप थाईलैंड आए हो। अच्छा, एक्स्ट्रा एफर्ट। हाँ, मतलब आप ना कर रहे हो काम, लेकिन वो 4 डिग्री एक्स्ट्रा नहीं लगा रहे हो यार। आप अपने लाइफ में 4 डिग्री एक्स्ट्रा लगाओ ना। उसके बाद देखो बहुत लोग ऐसे स्विमिंग कर रहे हैं, मतलब दूसरे छोर पे पहुंच गए, 4 कदम या 4 ये कदम पीछे ही है और वो बैक आ जाते हैं। अच्छा। तो वो 4 डिग्री एक्स्ट्रा लगाओ, आप जिस भी सेक्टर में हो उस सेक्टर में आप अचीव करोगे। नहीं, सही चीज़। इससे हमको एक आइडिया है, मोहम्मद अली का कोट था। मोहम्मद अली से पूछता था कि आप कितना पुशअप्स करते हैं, तो वो बोलते थे पुशअप्स मैं जब तक करना काउंट नहीं करता हूँ तब तक हमको दर्द नहीं करना स्टार्ट होता। मतलब क्या, जब कंफर्ट जोन से बाहर, मतलब दर्द हो रहा कि अब नहीं होगा, उसके बाद वो काउंट करना स्टार्ट करते थे। वहीं बोल रहे हैं कि जब तक आप उस पोजीशन पे एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालिएगा तो उस तरह का रिजल्ट नहीं आएगा। तो ये सबसे बड़ा इनका लर्निंग है, पहला लर्निंग। दूसरा सेकेंड ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलने के बाद क्या होता है ना कि जैसे हम आपसे मिले तो सबसे पहले क्या होता है, आपके अंदर निगेटिव चीज़ें हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या निगेटिव है। लेकिन हमने क्या किया, हमने 2 साल में ये सीखा कि निगेटिव चीज़ देखना बंद कर दिया मैंने। सामने वाले बंदे या आपसे हम मिले तो आपके अंदर जो पॉजिटिव चीज़ है वो हम अपने अंदर इंप्लीमेंट करते हैं और इसका रिजल्ट अच्छा मिलता है, उसको लागू कर देते हैं। 99% लोग निगेटिविटी पे फोकस करते हैं। आप भी आज के बाद किसी के अंदर जाइए, किसी के साथ बैठिए ना, तो उसकी निगेटिविटी पे फोकस मत कीजिए, उसकी पॉजिटिव चीज़ पे फोकस कीजिए, ग्रो कीजिए हमेशा। ये 2 लर्निंग था। नहीं, सही बोले, क्योंकि हर एक इंसान में कुछ ना कुछ पॉजिटिव होता है, कुछ ना कुछ निगेटिव होता है। लेकिन आप सिर्फ निगेटिव पे फोकस कीजिएगा तो एक भी इंसान आपको अच्छा नहीं मिलेगा। इवन इलोन मस्क का बोला, अभी जो वर्ल्ड का फर्स्ट रिचेस्ट पर्सन बने, उनका भी बहुत सारा निगेटिव है, लेकिन फिर भी वो हैं। तो उनका पॉजिटिव देखिए, निगेटिव नहीं। ये उनका सबसे बड़ा लर्निंग, और उसे इम्प्लीमेंट करने का कोशिश कीजिए। तो नेक्स्ट ये क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि मतलब कुछ एक ऐसा, मतलब कोई एक बंदा आपके पास आता है, जो अब मान लिया अपने टीम का कोई एक बंदा आया आपको और ये पूछता है कि सर एक कुछ ऐसा लर्निंग दीजिए, कुछ ऐसा टिप्स दीजिए जिसको इम्प्लीमेंट करके मेरा लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकता है टोटली, तो वो एक टिप्स क्या होगा? बहुत अच्छा टिप्स है और बहुत कम समय में मैं बताना चाहूँगा कि कर दो यार जो मन में आ रहा है। सोच क्यों रहे हो? जो मन में विचार आया, जो मन में इच्छा आ रहा है, उसको इम्प्लीमेंट कर दो अपने लाइफ में। सोचने का नहीं है, जैसे ही आए मन में उसको इम्प्लीमेंट करो, आपका ग्रोथ तक है। वही एक चीज़ है। नहीं, बेसिकली ये बोलना चाह रहे हैं सर कि मतलब कि जो भी आपको अंदर से कुछ करने का मन करता है उसको कर दीजिए। उससे आपको या तो सक्सेस मिलेगा या फिर कुछ एक्सपीरियंस होगा जो आपको हमेशा आगे काम देगा। तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट और सही बात है। संदीप महेश्वरी भी यही बोले थे कि जब उनको मतलब कोई एक एडवाइस मिले तो यही वो कीजिए, जो आपको जो अंदर से आ रहा है उसको इम्प्लीमेंट कर दीजिए। तो अब सर मतलब इंटरव्यू का लास्ट पड़ाव पे आ चुके हैं, तो उनसे आपसे बस थोड़ा सा जानना चाहूँ कि आपका आगे फ्यूचर के लिए आपका अपना क्या गोल है, क्या एम्बिशन है, क्या विज़न है, उसके बारे में थोड़ा सा दर्शक को बताइए। चलिए, अच्छा है, इंटरव्यू क्लोजिंग पे है और अच्छा कन्वर्सेशन हुआ। लास्ट में मैं क्या विज़न है अपना मैं बताना चाहूँगा कि मेरी स्कूलिंग एक गांव में हुई है और जहाँ लोग खाने के लिए तड़पते थे। मतलब आज शाम का खाना हुआ तो सुबह का खाना नहीं मिल पाता था। अच्छा। क्या सोच पाएंगे लोग कि हम पढ़ें तो क्या पढ़ें, क्या करें नहीं करें। तो सबसे पहला जो मेरा टारगेट है कि एटलीस्ट 1 करोड़ लोगों को हेल्प करना, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। दूसरा है कि हमें मैक्सिमम लोगों को हेल्प करना, स्पेशली एजुकेशनल सोसाइटी के लिए। अच्छा। जैसे हम इंजीनियरिंग किया लेकिन इंजीनियरिंग का काम नहीं कर पा रहे। अगर पहले ही हमको अवेयरनेस मिल जाता तो हम इंजीनियरिंग नहीं करते। हाँ, इतना लॉन्ग रूट क्यों लेते? हाँ, इतना लॉन्ग रूट नहीं लेते। तो हमें ये काम करना आगे फ्यूचर में चल के, खासकर यूथ के लिए टाइम सेविंग हो, क्योंकि टाइम कमते जा रहा है लोगों का। तो लोगों को अवेयर करे कि आपके लिए सही रास्ता क्या है, और वो अवेयर अगर हो जाए तो उनकी ग्रोथ तगड़ा होगी, कंट्री की ग्रोथ तगड़ा होगी, सोसाइटी का ग्रोथ तगड़ा होगा। तो यही है कि अवेयरनेस करना मैक्सिमम लोगों को और 1 करोड़ लोगों को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हेल्प करना है। चलिए।
बहुत अच्छा विज़न है। मतलब इनका जो भी विज़न है, ये नहीं बोलने कि मतलब हमको ये चाहिए, ये बोलने कि हमको सोसाइटी के लिए या फिर लोगों के लिए ये करना है, क्योंकि ये करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट इनका वो चीज़ जो पाना चाहते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट उस लेवल पे पहुंच जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा लर्निंग्स है, ये भी एक लर्निंग्स है जो हम लोग को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, सीखना चाहिए। सो थैंक यू सलज कुमार, आ गए हैं मतलब लास्ट पड़ाव पे आ गए हैं, अब ख़त्म होने वाला इंटरव्यू। तो थैंक यू, मतलब इस इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करने के लिए। मेरा सबसे पहला इंटरव्यू था, उसमें पहला गेस्ट आप बने हैं, और फ्यूचर देखिए क्या होता है। तो उस पर थोड़ा सा आप क्लोजिंग वर्ड ऑफ क्लोजिंग। लकी हैं हम, मेरा फर्स्ट इंटरव्यू हो रहा है किसी के द्वारा, तो हम अपने आप को लकी मानते हैं कि इस लायक ये समझे सुशील कुमार कि हमको इंटरव्यू लें। मतलब इनको लगा कि ये लाइफ में कुछ डेवलप कर रहे हैं, कुछ सफल कर रहे हैं। तो हम बहुत किस्मत वाले हैं जो मास्टर सुशील कुमार के साथ इन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग लिया है, तो इनके साथ इंटरव्यू देने का मौका मिले। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। साथ में रहिए, काफ़ी ज़्यादा ग्रो कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएगा। इनका ईमेल आईडी दे देंगे, आपको जो भी कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप इनसे पूछ सकते हैं। सो थैंक